हेलो फ्रेंड्स, अपनी चल रही थी कॉस्ट अकाउंटिंग। लास्ट जो चैप्टर हमने किया था ऑफलाइन वो था सिंगल यूनिट कॉस्टिंग, ठीक है। और आज हम लेबर कॉस्ट कंट्रोल जो कि चैप्टर नंबर 4 है वो शुरू करेंगे। सुनिएगा। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में सबसे ज़्यादा जो मात्रा रहती है वो रहती है मटेरियल की, यानी सबसे पहली जो कॉस्ट अराइज होती हैं उसमें हम नाम लेंगे मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। नंबर 2 हमने बात की थी। उसके बाद उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें लेबर्स की आवश्यकता होती है, तो जो सेकंड कॉस्ट आती है बेटा वो आती है लेबर कॉस्ट। क्या आती है? लेबर कॉस्ट। एंड थर्ड जो कॉस्ट आती है उसे हम कहेंगे ओवरहेड्स, ठीक है। यहाँ मटेरियल कॉस्ट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल से। किससे बच्चों? डायरेक्ट मटेरियल से। ये चैप्टर हमने पहले पढ़ा है, डायरेक्ट मटेरियल चैप्टर हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने पढ़ लिया है। लेबर कॉस्ट की जब मैं बात करूं तो हम सिर्फ उस लेबर कॉस्ट की बात करेंगे जो डायरेक्ट नेचर की होगी, है ना। यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट लेबर की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? डायरेक्ट लेबर की। और ओवरहेड्स की हमने जब बात की थी तो आपको बताया गया था कि जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, है ना। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनका जो सम होता है, इनकी टोटल ही क्या कहलाती है बच्चों? ओवरहेड्स कहलाती है। क्या कहलाती है? ओवरहेड्स। हम यहाँ ओवरहेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं लेबर कॉस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? लेबर कॉस्ट की। यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों लेबर कॉस्ट की। सुनिएगा, सबसे पहले देखिए, सुनिए। एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है पर्सनल या RH डिपार्टमेंट, है ना। डिपार्टमेंट, ठीक है। पर्सनल या RH डिपार्टमेंट। सुनिएगा, इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? सुनिए आप। पर्सनल या RH जो डिपार्टमेंट होता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो होता है, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि जो किसी कंपनी या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है उसके अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं या जो काम करने वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी डिटेल तैयार करना, उनकी डिटेल्स तैयार करना, है ना। उनकी डिटेल्स क्या करना बेटा? प्रिपेयर करना, ठीक है। उनकी जो वेजेज रेट है या जो सैलरी रेट है, उनकी डिटेल को क्या करना बेटा? डिटेल को प्रिपेयर करना, मतलब तैयार करना, ठीक है। ये काम होता है पर्सनल या HR डिपार्टमेंट का, ठीक है। पर्सनल या HR डिपार्टमेंट का। उसके बाद क्या होता है बच्चों? सुनिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ समझाता हूँ मैं आप लोगों को। जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, पर्सनल या जिसे हम कहते हैं HR डिपार्टमेंट, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज जो डिपार्टमेंट होता है, इसका काम होता है बच्चों, इसका काम होता है वर्कर्स या जो एम्प्लॉइज़ है उनकी डिटेल तैयार करना। क्या तैयार करना? डिटेल्स या
उनकी जो वेज रेट है या सैलरीज है उनकी डिटेल को तैयार करना, ये काम होता है पर्सनल डिपार्टमेंट का। ठीक है, उसके बाद एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। जो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होता है उसका काम होता है बच्चों अटेंडेंस का, अटेंडेंस ऑफ टाइम डिटेल, जो वर्कर्स हैं उनकी टाइम की डिटेल को तैयार करना। ठीक है, यानी कौन से वर्कर ने कितने टाइम तक काम किया, ये काम होता है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का। यानी जो पर्सनल या एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है, जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी डिटेल्स को तैयार करना, उनकी वेज रेट या उनकी सैलरी डिटेल को तैयार करना। जबकि जो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होता है उसका काम होता है वर्कर के टाइम की डिटेल को तैयार करना, यानी अटेंडेंस ऑफ टाइम डिटेल का काम करता है। ठीक है, ये दोनों जो डिपार्टमेंट होते हैं ये इन डिटेल को तैयार करके, ये जो दोनों डिपार्टमेंट है इन डिटेल्स को तैयार करते हैं। पहले तैयार करके ये डिटेल, ये जो डिटेल है ये डिटेल देते हैं पेरोल डिपार्टमेंट को। किसको देते हैं बच्चों? पेरोल डिपार्टमेंट को ये डिटेल्स देते हैं। ठीक है बच्चों, पर्सनल मतलब एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, वेज रेट या सैलरी डिटेल तैयार करता है, ये टाइम की डिटेल तैयार करता है, और ये जो सारी डिटेल्स जो है ये देते हैं किसको? पेरोल डिपार्टमेंट को। किसको देते हैं बच्चों? पेरोल डिपार्टमेंट को दे देते हैं। ठीक है, अब जो पेरोल डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो क्या करता है, इनकी एक वेज शीट या सैलरी शीट तैयार करता है, सैलरी शीट तैयार करता है। और ये वेजेस शीट और सैलरी शीट तैयार करके, ठीक है, फिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है उसको देता है। किसको देता है बच्चों? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को देता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या करेगा, वो सैलरी और वेजेज जो है वर्कर को पे करता है। क्या करता है बच्चों? सैलरी एंड वेजेज जो है वर्कर को पे करता है। तो यहाँ हम लिखते हैं पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ को क्या करता है? सैलरी एंड वेजेज का पेमेंट करता है। ठीक है, और एक पेमेंट करता है वो पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज। ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्या होती हैं इसको समझिए। देखिए, जो वर्कर्स होते हैं या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनको कंपनी जो है बेसिक सैलरी के अलावा भी खूब सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। जैसे मान लीजिए प्रोविडेंट फंड उनको दिया जाता है। ठीक है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की, जिसके अंदर मान लीजिए उनको जैसे प्रोविडेंट फंड्स प्रोवाइड करवाया जाता है आफ्टर द रिटायरमेंट। उनको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस आता है इसमें। ठीक है बच्चों, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, नंबर 3 इसमें आएगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, नंबर 4 एक होता है आपका प्रोफेशनल टैक्स,
ये सारी चीज़ें जो है ये कहलाती हैं पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज। क्या कहलाती है बच्चों? पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा इसमें वो रहेगा बच्चों, सुनिएगा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, एक होता है बच्चों आइडल टाइम। क्या होता है? आइडल टाइम। अब बात आती है सर ये आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर वर्कर्स किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते, मतलब जिसमें प्रोडक्शन ना हो। वो टाइम जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी प्रोडक्शन ना हो, उस टाइम को हम कहेंगे, उस टाइम को जो है हम कहते हैं आइडल टाइम। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं टाइम फॉर विच आर पेड बट नो प्रोडक्शन इज कैरिड आउट। मतलब वो काम, यानी वो टाइम जिसके अंदर वर्कर ने किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं किया, लेकिन उनको वेज उस टाइम पीरियड की दी जाएगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए मशीन की जो पावर है, पावर फेल हो गई। मान लीजिए किसी मशीन की पावर फेल हो गई। जब मशीन की पावर फेल हो गई है तो ये जो टाइम है वो आइडल टाइम है। तो पावर फेल हो जाने की वजह से कुछ समय के लिए जो प्रोडक्शन होगा वो रुक जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि जब तक पावर फेल हुई है पावर, जब तक पावर नहीं आएगी मशीन में तब तक मशीन चलेगी नहीं, और पावर को लाने में कुछ समय लगेगा। और जब तक पावर नहीं आएगी तब तक जो वर्कर्स होंगे वो फ्री बैठे रहेंगे, किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो जितने टाइम पीरियड के लिए वर्कर्स फ्री बैठे रहेंगे उस टाइम को हम कहेंगे आइडल टाइम। क्या कहेंगे बच्चों? आइडल टाइम। लेकिन जो वर्कर्स हैं वो इस आइडल टाइम की भी वेजेज लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्कर्स की कोई गलती नहीं थी। वर्कर्स की जो है कोई भी गलती नहीं थी, यहाँ गलती थी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की गलती होने की वजह से वर्कर्स को फुल टाइम की मजदूरी मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब जो हमारा ये आइडल टाइम होता है बच्चों, आइडल टाइम ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो टाइप का होता है आइडल टाइम। नंबर फर्स्ट जो आइडल टाइम होता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। और नंबर दो होता है जिसे हम कहते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। यानी जो आइडल टाइम है वो दो टाइप का होता है, जिसमें एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम और एक होता है बच्चों एबनॉर्मल आइडल टाइम। अब बात आती है कि ये नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है और एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है। तो सुनिएगा बच्चों, नॉर्मल आइडल टाइम वह आइडल टाइम होता है जिसके अंदर क्या होता है कि इस प्रकार का जो टाइम है, इस टाइम को हम एक अच्छे मैनेजमेंट को यूज करके नहीं रोक सकते। यानी वो आइडल टाइम जिसे रोका नहीं जा सकता, कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे हम रोक नहीं सकते। यानी वह आइडल टाइम जिसे रोका नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल्स में बात करूं तो हम बात करते हैं इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल्स, जैसे मान लीजिए टाइम
lost between factory gate to place of वर्क। ठीक है, जब एक वर्कर फैक्ट्री के गेट से चलकर काम करने वाले स्थान तक पहुंचता है तो उस दरमियान जो टाइम कंज्यूम होता है उस टाइम को हम नॉर्मल आइडल टाइम कहेंगे, क्योंकि ये वो टाइम है जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता। जैसे मान लीजिए यह आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, ये आपकी फैक्ट्री है और ये उसका गेट है। अब जो एम्प्लॉय है यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और मान लीजिए यहाँ वर्क करना उसको इस जगह पे, तो यहाँ तक ये पहुँचेगा। इस दरमियान जो टाइम कंज्यूम होगा, जो टाइम लगेगा, वो आइडल टाइम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचने के दरमियान किसी प्रकार का कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो टाइम है वो आपका नॉर्मल आइडल टाइम है। क्यों? क्योंकि इसे रोका नहीं जा सकता, कैन नॉट बी अवॉइडेड। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि सर इसको भाग के आ जाना चाहिए यहाँ पे तो टाइम थोड़ा कम लगता, लेकिन लगेगा ना, टाइम तो लगेगा ही लगेगा, पूर्णतया रोका नहीं जा सकता इसे। ठीक है, तो वो टाइम जिसे कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसे रोका नहीं जा सकता, उस टाइम को हम कहते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, नंबर 2, इसके अंदर चलो एक नाम और बताता हूँ मैं आपको, सेटिंग अप टाइम फॉर मशीन। सुनिए, जब वर्कर फैक्ट्री में आएगा, आने के बाद वो क्या करेगा, जो यहाँ मशीन है उस मशीन को सेट करेगा, ढंग से सेटिंग करेगा उसकी, उसमें ऑयल देगा, ग्रीस वगैरह देगा, यानी उसको प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करेगा। उस समय जो टाइम लगेगा वो भी नॉर्मल आइडल टाइम में आएगा। किस में आएगा बच्चों? नॉर्मल आइडल टाइम में। ठीक है, नंबर 3, लंच टाइम जो होता है वो भी हमारा नॉर्मल आइडल टाइम में आता है। आधे घंटे का लंच मिलता है वर्कर्स को, वो भी हमारा नॉर्मल आइडल टाइम में आता है। जो बीच में ब्रेक मिलता है ना, वो भी नॉर्मल आइडल टाइम में आता है, क्योंकि उस दरमियान किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होता है और इस प्रकार के टाइम को रोका भी नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए नंबर 4, नेक्स्ट होता है टाइम इन शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। सुनिएगा, टाइम इन शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, इट मीन्स जब कोई वर्कर अपने फर्स्ट जॉब का काम पूरा करके सेकंड जॉब के कार्य को शुरू करता है, तो उस दरमियान जो टाइम लगता है उस टाइम को हम कहेंगे टाइम इन शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। यानी जब एक वर्कर अपना पहला काम पूरा करके, जैसे मान लीजिए इसको ये काम पूरा करना है एक, ठीक है, ये एक वर्क दिया, फर्स्ट जॉब ये है, ये जॉब इसको पूरा करना, उसके बाद एक जॉब ये भी पूरा करना उसको। ठीक है, तो इस जॉब को पूरा करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद फिर इस जॉब के लिए वो जाएगा, तो इस दरमियान जो टाइम लगेगा, जो टाइम कंज्यूम होगा, वो भी हमारा नॉर्मल आइडल टाइम में आएगा। किस में आएगा बच्चों? नॉर्मल आइडल टाइम में। नेक्स्ट होता है आपका एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम वह आइडल टाइम होता है जिसे कैन बी अवॉइडेड, जिसे हम रोक सकते हैं एक अच्छे मैनेजमेंट से, जिसे एक अच्छा मैनेजमेंट करके, है ना, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके रोका जा सकता है। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल्स इसमें आते हैं जैसे पावर फेलियर, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, मशीन का ब्रेक डाउन हो जाना, या स्ट्राइक्स या आग लग जाना, ठीक है ना। ये सारे जो एग्ज़ाम्पल्स है वो एबनॉर्मल आइडल टाइम के, जिन्हें हम एक अच्छे मैनेजमेंट का यूज करके रोक सकते थे। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की जो है नॉन अवेलेबिलिटी, है ना, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है, एबनॉर्मल आइडल टाइम के। अब हम बात करते हैं जो नॉर्मल आइडल टाइम है उसके अंदर उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। फिर हम बात करेंगे एबनॉर्मल आइडल टाइम की, ठीक है। तो सुनिएगा बच्चों, नॉर्मल आइडल टाइम, बेटा जो नॉर्मल आइडल टाइम होता है, क्या होता है नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। ये जो नॉर्मल आइडल टाइम है इसकी जो कॉस्ट है, नॉर्मल आइडल टाइम के लिए जो कॉस्ट आएगी, दिस कॉस्ट इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस कॉस्ट इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होती है। किसका पार्ट होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। उसके बाद हम बात करते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम की। देखिए बच्चों, जो एबनॉर्मल आइडल टाइम होता है, क्या होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता है। किसका पार्ट नहीं होता है? इसकी जो कॉस्ट आती हैं, दिस कॉस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस कॉस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसलिए बेटा इसको है ना ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो एबनॉर्मल आइडल टाइम है इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? एबनॉर्मल आइडल टाइम की जो कॉस्ट है उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ मैं आप लोगों को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल्स करते हैं अपन। मान लीजिए वेजेज रेट है एक वर्कर से, उस वर्कर को जो है 100 रुपये मजदूरी मिलती है। कितनी मजदूरी मिलती है? 100 रुपये पर आवर्स। 1 घंटे की मजदूरी मिलती है 100 रुपये, ठीक है। और जो वेजेज दी जाती है, वेजेज पेड फॉर 8 आवर्स ए डे। एक दिन में 8 घंटे कार्य होता है, यानी एक दिन में 8 घंटे जो है 8 घंटे की मजदूरी उसको मिलती है, ठीक है बच्चों। अब उसने जो है उसने जो काम किया, एक्चुअल में उसने जो टाइम लिया है
वो लिया है बच्चों 8 घंटे। कितने घंटे काम किया? 8 घंटे काम किया। अब इन 8 घंटों में क्या हुआ सुनिएगा। 8 घंटों में 40 मिनट, कितने मिनट बच्चों? 40 मिनट ब्रेक टाइम रहा, जिसके अंदर नाश्ता वगैरह किया उन्होंने, ठीक है ना, ब्रेकफास्ट वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जॉब की शिफ्टिंग के लिए 20 मिनट्स लगे। यहाँ मिनट्स लिख देते हैं हम, मिनट्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है, फाइंड द इफेक्टिव ऑर्डरली रेट। हमें निकालना है फाइंड द इफेक्टिव ऑर्डरली रेट। सुनिएगा, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिएगा। अब इसमें जो भी ये टाइम लगा है, ब्रेक टाइम, जॉब शिफ्टिंग वाला टाइम, ये सारे के सारे नॉर्मल आइडल टाइम है। कौन से आइडल टाइम है? नॉर्मल आइडल टाइम में आते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पहले लिखा दी हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, ये आते हैं नॉर्मल आइडल टाइम में। तो सुनिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं उसको टोटल कितनी मजदूरी मिलने वाली है। सुनिए बच्चों, यहाँ हम लिखते हैं टोटल पेमेंट या टोटल वेजेज या ग्रॉस वेजेज, टोटल पेमेंट, ठीक। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल पेमेंट, यानी वर्कर्स को टोटल कितना पेमेंट किया जाएगा। तो सुनिए, टोटल पेमेंट कैसे निकलेगा समझिएगा। सुनिए, देखिए, एक्चुअल में वर्कर ने काम किया 8 घंटे। कितने घंटे काम किया बच्चों? 8 घंटे। और 1 घंटे की उसको मजदूरी दी जा रही है, वो दी जा रही है बच्चों 100 रुपये। कितनी बच्चों? 100, ठीक है। तो टोटल जो मजदूरी बनेगी उसकी, वो बन जाएगी 800 रुपये। कितनी बनेगी बच्चों? 800 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए मेरी बात। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए इफ़ेक्टिव आवर्स कितने होंगे, तो आप क्या कहोगे? देखिए, इफ़ेक्टिव आवर्स का मतलब होता है, पहले तो सुनिए, इफ़ेक्टिव जो आवर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इफ़ेक्टिव आवर्स का मतलब होता है जो आपके ग्रॉस आवर्स है, उसमें से, ग्रॉस आवर्स मतलब टोटल जो कार्य हुआ है उसमें से अगर हम नॉर्मल जो आइडल टाइम है उसको माइनस कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा इफ़ेक्टिव आवर्स। क्या मिल जाएंगे बच्चों? इफ़ेक्टिव आवर्स। अब सुनिए, देखिए जरा, टोटल जो है हमारे ग्रॉस जो आवर्स हैं, यहाँ लिखते हैं हम, ग्रॉस आवर्स है 8 घंटे। कितने घंटे? वर्कर्स ने 8 घंटे काम किया। अब इन 8 घंटों में से अगर मैं नॉर्मल आइडल टाइम को माइनस कर लेता हूँ, नॉर्मल आइडल टाइम को अगर मैं माइनस कर लेता हूँ, जो कि है, सुनिए, ब्रेक टाइम लगता है 40 मिनट और जॉब शिफ्टिंग लगती है 20 मिनट्स, टोटल मिलके हो गई है 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर्स, 1 घंटा। तो 1 घंटे का जो टाइम है बच्चों, वो है हमारा नॉर्मल आइडल टाइम। और इस नॉर्मल आइडल टाइम को अगर मैं माइनस कर लूँ, तो जो 7 आवर्स बचेंगे वो रहेंगे मेरे इफ़ेक्टिव आवर्स। क्या रहेंगे बच्चों? इफ़ेक्टिव आवर्स। अब चलते हैं आगे। अब सुनिए, अब इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने पूछा है बताइए इफ़ेक्टिव ऑर्डरली रेट्स बताइए हमें। तो सुनिए, तो जो इफ़ेक्टिव ऑर्डरली रेट्स होगी, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम इफ़ेक्टिव ऑर्डरली रेट्स इक्वल टू होगा बेटा, सुनिएगा, टोटल जो मजदूरी है वो हमने चुकाई 800 रुपये अपने वर्कर्स को। और 800 की मजदूरी कितने घंटों के लिए थी? 8 घंटों के लिए थी वैसे तो,
लेकिन हमें इफ़ेक्टिव ऑर्डरली रेट्स निकालनी है तो हम यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो हमारे इफ़ेक्टिव आवर्स है वो है 7। कितने हैं बच्चों? 7 है, क्योंकि 1 घंटे का जो टाइम था वो हमारा नॉर्मल आइडल टाइम था। और जब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये बनेगा 114.20 रुपीज़ पर आवर्स। तो ये हमारा हो गया इफ़ेक्टिव आवर्स रेट या इफ़ेक्टिव ऑर्डरली रेट्स। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा था नॉर्मल टाइम क्या होता है, नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है और एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। कल इसके और जो आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।